बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, लेकिन उससे पहले ये कि एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से सीखने की कोशिश भी नहीं करते। ये एक स्टेटमेंट है जो कि खान साहब ने एक अपने जलसे में दोहराया भी था। इस एक स्टेटमेंट के आज ही एक डबल रुख निकलते हैं। अब वो डबल रुख क्या है वो थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल गया है। इसका मतलब ये है कि अगले इंतखाबात में बल्ला होगा, लेकिन इसमें भी एक लेकिन आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक उसमें हुक्मनामा और भी है, और वो हुक्मनामा है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने हैं। तो पहले मैं एक ब्रैकेट लगा दूं कि कौन सी ऐसी जमात है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अब तक हो चुके हैं। तो ऐसी कोई भी जमात नहीं है। तहरीक इंसाफ में माजी में हो चुका है। इसके अलावा जमात इस्लामी जो है उसमें बाकायदगी से होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में हो चुका है। मैं फिर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो चुका है। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब मुंतखब हुए थे चेयरमैन। अब ब्रैकेट क्लोज करके थोड़ा सा इस तरफ आ जाता हूँ कि उन्होंने जो हुक्म दिया है कि 20 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस कराएं और रिपोर्ट पेश करें। अब ये इलेक्शन कराएंगे, फिर रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे, उसके बाद जाके ये एक महफूज होगी, फिर एक हफ्ते के बाद उसका फैसला आएगा। यानी कि उसमें इलेक्शन के शेड्यूल आने, अब उसमें इलेक्शन के शेड्यूल आने जिसमें नॉमिनेशन भी होगी, कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशंस जमा करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ तितर बितर कर दिए। ये एक तरह से वो रुख पे ले जाया जा रहा है जिस तरह से ये साफ लगे कि बल्ला इस इलेक्शन में शायद ना हो। ये अभी तो आज की जो खबर है उसमें तो बल्ला है क्योंकि महफूज फैसला था, लेकिन ये एक हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए खुशखबरी दे दी हो तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन आगे का प्लान इनका बहुत बड़ा हो। और वो प्लान बड़ा क्या हो कि शायद हो सकता है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की रिपोर्ट को इतना डिले कर दें कि जब नॉमिनेशंस वगैरह की तारीख जा चुकी हो, इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी हो, तब जाके वो इस चीज़ को उठाएं, फिर जाके फैसला करेंगे। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे कैसे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब, वो तो जेल के अंदर हैं, उनकी गैर मौजूदगी में कैसे हो सकते हैं? अब अगर उनकी गैर मौजूदगी में होते भी हैं, अगर होते भी हैं, यानी कि इमरान खान साहब से डिस्कस किया जाएगा, वकला की टीम जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप उस शख्स को जो पहले आपका मौक़िफ़ था वही आपका मौक़िफ़ है कि माइनस इमरान खान, कि आपको इमरान खान सूट नहीं कर रहा तहरीक इंसाफ में। इलेक्शंस होंगे तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं और अब तक वो नाअहल हैं, अब तक नाअहल हैं। तो अगर इलेक्शंस होते हैं तो उनके बिना इलेक्शंस होंगे। अब जो भी कैंडिडेट जीतेगा तो फिर वो नया चेयरमैन मुंतखब होगा, फिर उसकी तरह से ही चलेगा। लेकिन क्या इस इलेक्शन में जो अब 8 फरवरी को होने जा रही है, क्या इसमें तहरीक इंसाफ होगी? अब भी इसमें एक क्वेश्चन मार्क लग गया। खैर, मैं चंद व्लॉग्स में पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बल्ला इस इलेक्शंस में नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो खुदार अपना वोट ज़ाया नहीं कीजिएगा। आप अपना वोट डालने चाहिएगा, जिससे मर्ज़ी भी दें। आप वोटर हो सकते हैं, सबके PMLN के वोटर हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर हो सकते हैं, लेकिन जो PTI का वोटर है, फिर बात ये आती है कि वो कहाँ जाए। तो PTI के वोटर के पास सिर्फ एक हल है, और वो ये है कि ऐसा ना हो कि आप इलेक्शंस के लिए जाएँ ना, आप भी जाएँ और सबको लेके जाएँ, अपना वोट ज़ाया करें। और वो ज़ाया किस तरह होगा कि वहाँ पर जितने भी सिंबल्स होंगे, आपको लगता है उसमें PTI नहीं है तो उसमें किसी भी सिंबल पर जाके आपने 2 मार देने। जैसे शेर बना हुआ है, तीर बना हुआ है, उसमें आपने 2-3 स्टैम्प मारनी है, ये आपका वोट होगा ज़ाया। अगर आप एक स्टैम्प लगाएंगे तो आपका वोट काउंट हो जाएगा। अगर आप 2 मल्टीपल स्टैम्प्स लगा देंगे तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। ये ज़ाया वोट जो काउंट होगा ये होगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए। तो अगर आप सब मिल के जाते हैं और अपने वोट को इस तरह से ज़ाया करते हैं, इस तरह से जितने भी ज़ाया वोट होंगे वो काउंट होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए। तो और आखिर में जब वोटों की गिनती होगी तो उसमें जीतने वाले कैंडिडेट से ज़्यादा वो वोट निकलेंगे जितने वोट ज़ाया हुए हैं। बशर्त यह है कि पूरी कौम को इलेक्शंस में निकलना पड़ेगा ताकि आप उनको शिकस्त दे के सकें, उनके प्लान्स को शिकस्त दे सकें। अगर आप नहीं निकलेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने उन्हें शिकस्त देनी है, आप चाहते हैं कि नहीं हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान ही होना चाहिए, तो आप सबको निकलना पड़ेगा। और अगर बल्ला ना हुआ तो अपना वोट ज़ाया करना पड़ेगा। अगर बल्ला हुआ तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर आप तो बल्ले को ही देंगे। उसके साथ एक छोटी सी खबर ये दे दूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत जो एडवोकेट हैं, उन्हें पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा एक इंटरव्यू की जो बात की जा रही है कि एक इंटरव्यू आने वाला है, वो इंटरव्यू है मलिक रियाज साहब का, जो कि रिकॉर्ड हो चुका है और वो नशर होने से पहले ही बढ़ गया है। इंटरव्यू नशर होने से पहले बढ़ चुका है, तो अब जब वो आएगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। रहा सवाल 190 मिलियन पाउंड्स जो थे, कि 190 मिलियन पाउंड का जो इमरान खान पे केस है इस टाइम पर नैब की हिरासत में भी, और उन्हें आज 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भी ले लिया। तो 190 मिलियन पाउंड के भी प्रख्चे कुछ उड़ चुके हैं।
जो कि किसी गैर बंदे ने नहीं उड़ाए, वो उड़ाए हैं बहरिया टाउन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में। तो बात कुल मिला के ये है कि पैसा पाकिस्तान के अंदर है, ना कि इमरान खान साहब की जेब में। अगर ये पैसा आपका है तो आप वहाँ पे एक नोटिस डालें, पिटीशन डालें और हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक तो वहाँ से आप अपने पास ले लें। लेकिन उसमें इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं है, ना कि उसमें इनका 1 रुपये भी मौजूद है। तो ये केस भी जाते जाते बढ़ गया। खैर, इमरान खान साहब अब तक जिस चीज़ के पीछे पड़े हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, आप नवाज़ शरीफ पर जो तोशा खाना था उसको लगा लें, यानी कि पैनामा लीक्स जो आया था। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं, इलेक्शन के केसेस ले लें, जब उमर अता बंदयाल साहब थे, इमरान खान साहब जिस चीज़ के पीछे पड़े हैं ना, वो चीज़ बड़ी है, और जब तक वो बड़ी नहीं है तब तक खान साहब पीछे हटे नहीं है। उसको पूरा दम तक बढ़ा के उसके बाद जाके उन्होंने जश्न मनाया, पीछे बैक नहीं किए। बैक होता है कि आप पीछे हट गए, आप बैक ऑफ हो गए, लेकिन नहीं, उन्होंने बैक ऑफ नहीं किए, उन्होंने उस चीज़ को बढ़ा के उसका जश्न मनाया। अब आ जाऊँ थोड़ा सा नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर कि नवाज़ शरीफ साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक थी, जिसे सरकारी टीवी के साथ साथ तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि सरकारी चैनल ने किस हैसियत में, इवन कि जितने भी तमाम चैनल्स हैं, किस हैसियत में एक मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरह से नशर किया। अब तक ये मुजरिम है, अब तक इन्हें कोई बरीयत नहीं मिली। अगर आप कोई भी इनके अदालती हुक्मनामे उठा के देख लें, जिसमें इन्होंने पिटीशन डाली थी, तो उसमें इन्हें बरीयत नहीं मिली है। अब तक ये मुजरिम है। हाँ, बस थोड़ी सी सहूलतकारी ये हुई है कि इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर खुला छोड़ दिया। अब खुले तो 2 और भी छूटे हुए, वो हैं बनी गाला में इमरान खान साहब के कुत्ते। लेकिन अब चूंकि वो जानवर हैं तो इसीलिए अब तक वो खुले छोड़े हुए हैं। अब इसे क्यों खुला छोड़ा हुआ ये अब तक किसी को नहीं पता। इसमें एक भंड इन्होंने आज और मारा है। जो मैं आपसे पहला मेरा स्टेटमेंट था ना कि एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से सीखने की कोशिश भी नहीं करते। वो उन्होंने क्या कहा है उन्हीं की ज़बानी में आपको दिखा देता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये हो गई इनकी पहली बात। दूसरी बात है, 40 साल नमाज ना पढ़ने पर माफ़ी मिल सकती है, मगर इंसानों के साथ नाइंसाफ़ी अल्लाह नहीं माफ़ करता। अच्छा, इसमें दूसरी स्टेटमेंट ये थी। अब इसमें दूसरी स्टेटमेंट के पहले मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि हकूक़ जो है ना, हकूक़ुल इबाद, वो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। यानी कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो जब तक वो शख्स मुझे माफ़ ना कर दे तब तक वो माफ़ नहीं है, तब फिर वो ऊपर तक जाएगा। ये स्टेटमेंट की बिल्कुल सही है। अब आ जाए थोड़ा नमाज के ऊपर, जो इन्होंने नमाज पर स्टेटमेंट दी है। अब ये इन्हें किसने कह दिया कि अल्लाह नमाज माफ़ कर देगा? इन्हें शायद करबला का वाक़या याद नहीं है। यानी कि आपके जिस्म कपड़े जो हैं वो लहू थे, किस चीज़ से? खून से सर कलम किए जा रहे थे, लेकिन उसमें भी एक पैगाम गया, और वो क्या था? नमाज का, सजदे का। तो क्यों कहा जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद? थोड़ा सा पढ़ लें, अपनी इस्लाहत कर लें। इस्लाहत करने से कुछ छोटा बड़ा नहीं हो जाता। इल्म हासिल करो और दूसरों को भी सिखाओ। तो कुछ पढ़ लें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। आप ये गुमराह ना करें, ना खुद गुमराह हो ना दूसरों को गुमराह करें। इनकी पहली स्टेटमेंट पे आया था, जो इन्होंने कहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल उसी तरीके से चले मैं भी कह देता हूँ। मैं हल्फन कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब कभी झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये खाने काबा में बैठकर एक जज साहब को अपने साथ बिठाते हैं। वो यूँ बिठाते हैं कि चलें यार, इबादत करके थोड़ा थक गए, थोड़ा सा पीछे बैठ गए थे, आराम कर लेते हैं, उसके बाद जाके दोबारा इबादत शुरू कर देंगे। डील नहीं कर रहे थे, सिर्फ आराम कर रहे थे। तो आप लोग गलत ना समझिएगा। तो ये कभी मियाँ साहब झूठ नहीं बोलते। उसके बाद आ जाए पनामा केस पर। हजूर, ये हैं वो ज़राए, फ्लोर ऑफ दी हाउस। उसके बाद आ जाता कतरी खत। झूठ नहीं बोलते मियाँ साहब। मैं हल्फन कहता हूँ कि मियाँ साहब झूठ नहीं बोलते। कतरी खत क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया, ये जाके आप कतर वालों से पूछें। इसमें मियाँ साहब का कोई अमल दखल नहीं था। मियाँ साहब झूठ नहीं बोलते। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब के वालिद मोहतरम अमीर थे, गरीब थे, ये आज तक किसी को पता ही नहीं है। यानी कि उनके पोते पोतियाँ कुछ और बोलते हैं और बच्चे कुछ और बोलते हैं। पोते पोतियाँ बोलते हैं कि भाई वो तो गरीब ही थे, और बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम तो ख़ानदानी अमीर थे। मैं हल्फन कहता हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब झूठ बोलते ही नहीं है। उसके बाद थोड़ा और आगे आ जाए, डॉन लीक्स हुआ, मेमोगेट हुआ, इसके ऊपर चुप साध ली गई। इवन कि एक शिक की गई जिस पे फैज़ाबाद धरना दिया गया, और उस फैज़ाबाद धरने के बाद इन्होंने ऐसा ख़ुद को बैक किया और मुकर गए। क्यों? क्योंकि मियाँ साहब झूठ बोलते ही नहीं। मैं भी ये हल्फन कहता हूँ कि मियाँ साहब झूठ नहीं बोलते। ये आप लोग गलत समझते हैं, मियाँ साहब सच्चे हैं। उसके बाद फिर मियाँ साहब कहते हैं कि 1993 में कहा कि जाओ जी फारिग, 1999 में फिर कहा जाओ जी फारिग, फिर 2017 में फिर कहा जाओ जी फारिग।
ये कोई तरीका है? नवाज शरीफ साहब ये कहते हुए आप दीदा हो गए। तो ये पहला बंदा देख रहा हूँ जिसका इतना स्टेमिना है, जो इतनी बार एकदम फारिग पे फारिग हुए जा रहा है, तो आपको सलाम है। अब दूसरी तरफ आ जाता हूँ मैं सहाफ़ी के ऊपर। उसी सहाफ़ी पे, हालांकि ना अकल से सहाफ़ी है ना वो शक्ल से सहाफ़ी है, लेकिन वो ज़बरदस्ती का सहाफ़ी ज़रूर है। आपने उसका नाम नहीं सुना होगा, चले मैं बताता हूँ, सैफ अवान। अब वो कहते क्या हैं कि मुस्लिम लीग नून KPK से 50 सीटें निकाल लेगी। हालांकि कैसे निकालेगी, कहाँ से निकालेगी, आज तक नहीं पता। सबसे ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ निकाल सकती है, और वो है, अगर मैं डॉग की बात कर रहा हूँ, कुतिया, सबसे ज़्यादा बच्चे वो निकाल सकती है। ये ऑन रिकॉर्ड, ये बात हकीकत है। लेकिन अब मियाँ साहब किस तरह से 50 सीटें निकालेंगे ये हमें नहीं पता। खैर, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी, एक सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। उस पर मुजम्मिल असलम साहब ने एक कमेंट किया। अब वो कमेंट किया था, मशहूर कॉल, एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से सीखने की कोशिश भी नहीं करते। इसमें आपको कोई बदतमीज़ी या कुछ गलत चीज़ नज़र आई? कुछ भी नहीं। लेकिन उसका जवाब इन्होंने क्या दिया, ज़रा ये भी देख लें। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की सीटें 145 हैं। मैं आपको माहिर माशियात समझता था, लेकिन आप तो चूतिए निकले। तो ये इनकी बदतमीज़ी का लेवल आपने चेक किया। ये पटवारियों की बदतमीज़ी का उरूज का लेवल है। और फिर नाम किस पे लगाते हैं? इमरान खान साहब पे। फिर नाम किस पे लगाते हैं? PTI पे। फिर नाम किस पे लगाते हैं? ये एक लफ्ज़ बोलते हैं कि यूथिया, ये यूथी है, इनका दिमाग ख़राब है, इन्हें बदतमीज़ी के लेवल पे उरूज पे चढ़ा हुआ है। तो आप बदतमीज़ी का लेवल ये चेक कर लें। तो बदतमीज़ी का ट्रेंड, गंदगी का ट्रेंड पॉलिटिक्स में कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो उसका जवाब पीपल्स पार्टी नहीं है, ना कि PTI है, ना कि जमात इस्लामी और दीगर जमातें। उसका ट्रेंड सेट करने वाली मुस्लिम लीग नून है। इनके दिमागों में गंद भरने वाली मुस्लिम लीग नून है। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, उनकी जो बुरहाना तस्वीरें थी ना, वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने वाले नून लीग हैं। तो बात वहीं आ जाती है, एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से सीखने की कोशिश भी नहीं करते। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।